ठीक, हमने यहाँ पे क्या जाना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, जब ऑर्बिटल हेडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। किस टाइप से? जैसे सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब एस एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, इस टाइप से। एस पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये हेडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, या पी पी ऑर्बिटल जब हेडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब पी ऑर्बिटल आपस में या डी ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या हो गई? ऐसे। ठीक है, दो ऑर्बिटल आए हैं वो साइड से जुड़ गए हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, और क्या जानते हैं कि जहाँ पे अगर जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड, वहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड, कहीं पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे है तो एक सिग्मा तो पाई बॉन्ड्स वहाँ पे बन जाते हैं। तो यहाँ से कई बार सवाल आते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो। ठीक, कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखते हैं हमें। जो सिग्मा बॉन्ड होता है, या सिग्मा बॉन्ड से पहले हम एक चीज़ जान लें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, एक संकल्पना है जिससे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इतना समझ गए कि हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। पहले वाला पॉइंट तो समझ गए ना कि क्या होता है। जो हाइपोथेसिस है जो क्या करती है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। हाइब्रिडाइजेशन में असल में क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, और जब ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट क्या होगी ऑर्बिटल्स में। ठीक, तो ऑर्बिटल्स में जब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनते हैं। सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हमारे पास बनते हैं। ठीक, और जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तब ये जाके ओवरलैपिंग स्टार्ट करते हैं और तब बॉन्डिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन अगर जो हमें काउंट करना है तो उसके लिए एक नंबर आता है जिसे बोलते हैं स्टेरिक नंबर, और इससे आसानी से हम किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्लास 11th में वेस्पर थ्योरी आती थी तो वहाँ पे इस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरा मैं
सीधा हाइब्रिडाइजेशन के मेन टॉपिक में आ रहा हूँ। ठीक, तो किसी मॉलिक्यूल में अगर जो हमें पता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं, तो हम हाइब्रिडाइजेशन आसानी से काउंट कर लेंगे। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है बस, कि जैसे अगर कहीं पे स्टेरिक नंबर 4 आया, ठीक है, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड के सारे सिग्मा बॉन्ड हो, चाहे सारे लोन पेयर हो, तो स्टेरिक नंबर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, ऐसे ही स्टेरिक नंबर 3 आया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। स्टेरिक नंबर 2 आया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। विज्ञान में उसमें जरूरी है, क्योंकि कई मॉलिक्यूल्स को तो आसानी से उसमें हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ठीक है, पर कई मॉलिक्यूल्स में दिक्कत होती है। जैसे एथीन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम क्या करें हाइब्रिडाइजेशन को बताएंगे आपको। ठीक है, तो हमें खाली स्टेट नंबर ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का एक कल्पना है हमारा। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आया कैसे, इसे भी थोड़ा जान लो। एक कार्बन, ठीक है, बॉन्डिंग क्यों होती है मॉलिक्यूल किसी भी एटम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उनको पेयर करने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्बन के केस में हम देखें एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2, इस प्रकार से इसका 2p2, इस टाइप से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। यहाँ पे देखें हम इस टाइप से इसका ऑर्बिटल डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनको पेयर करने के लिए ये कार्बन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसका सबसे सिंपल कंपाउंड क्या होना चाहिए था, CH2 होना चाहिए था। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, ओवरलैप किया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, ओवरलैप किया, बात खत्म हो गई। ठीक, पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे सिंपल कंपाउंड है वो कौन सा है, CH4। तो साइंटिस्ट ने यही देखा कि सबसे सिंपल कंपाउंड होना चाहिए था CH2 मीथेन, और सबसे सिंपल कंपाउंड कौन सा है, मीथेन। ठीक, दूसरी बात, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, CH4 का स्ट्रक्चर जब एनालाइज किया तो देखा कि एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं स्ट्रक्चर को समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी दी गई कि असल में ऐसा स्ट्रक्चर बन क्यों रहा होगा। तो यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है। इस हाइब्रिडाइजेशन को और चीज आसानी से क्या समझ सकते हैं कि अगर जो मैं sp3 की बात कर रहा हूँ तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि जो जिस भी एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, या जिस मॉलिक्यूल के किसी एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके स्ट्रक्चर को एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल डिफाइन कर रहे हैं। समझ आए ना, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। ठीक, अब देख लेते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CH4। ठीक, तो आसान तरीका तो यही है कि इसका एक लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो ये आसान है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए। सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हमने पता किया था कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे,
1 2 3 और 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसके कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। ठीक है। अगर जो मैं दूसरे मॉलिक्यूल की बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का अगर जो मैं लुईस डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, कार्बन है 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला कार्बन है 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, 2, तो दोनों हाइड्रोजन हो गए। कार्बन के काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, वैसे ही यहाँ भी काउंट कर लो। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, अगर इसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए तो डबल बॉन्ड H और H। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, और डबल बॉन्ड था तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल एथीन में अगर जो हम टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन काउंट होता है किससे, हम एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर जो इसे C1 मानूं तो C1 पे हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है। तो C1 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो C1 पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और C2 पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सेम sp2। ठीक है, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं किसमें, इथाइन में। ठीक है, इसका लुईस डायग्राम एक बार खुद से बनाना। ठीक, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, तो टोटल इथाइन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और अगर जो मैं C1 की बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, तो C1 पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, इससे एक नंबर हो गया इसका 2, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। C2 में 2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। तो इस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लेते हैं, और नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक सवाल है, कई बार पूछा है, C6H6 बेंजीन, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर जो हम बनाए तो किस टाइप से होता है, इस टाइप से कुछ बेंजीन आता है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालने दो। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सिग्मा, और पाई बॉन्ड 3 पाई। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन प्रत्येक कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें sp2। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या था, बॉन्डिंग। दूसरा, जैसे मैं बोला कि हाइब्रिडाइजेशन से हम स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट ध्यान रखना कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो लोन पेयर का केस यहाँ पे बहुत ही कम आते हैं। ठीक, तो जनरली जो स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहेड्रल बनता है। टेट्राहेड्रल चतुष्फलक, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके क्या होते हैं, 4 फेज होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, sp2 ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक,
टेट्राहेड्रल देखिए लो कैसा होता है, यह भी बनाया भी था। ठीक है, तो अगर जो हम इन हाइड्रोजन को आपस में जोड़ दें तो इसके 4 फेज में मिल जाएंगे। स्क्वायर प्लेनर किस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक, तो इन हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो एक स्क्वायर मिलेगा हमें, और वो भी किस में, एक प्लेन में। sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर मतलब रेखीय। H C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये एक लाइन हमारे पास मिल रही है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ठीक है, अगली बात आती है इसमें बॉन्ड लेंथ। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के कारण असर क्या पड़ता है, बॉन्ड एनर्जी पे असर पड़ता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के कारण असर पड़ता है बॉन्ड एनर्जी पे। जितना लंबा बॉन्ड होगा, ठीक है, या बॉन्ड लेंथ जितनी अधिक होगी, बॉन्ड लेंथ अधिक होने पर बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, या हम इसे बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड एनर्जी, या बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक हो गया। अब बॉन्ड एनर्जी क्या हुई, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, कहीं पे बॉन्ड अगर जो क्रिएट हो रहा है, जैसे हमने बोल दिया कि CH4 है हमारे पास, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। जितनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल उतनी तेजी से रिएक्शन देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, या स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। इससे उल्टा लिख दें तो स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल को बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, इसीलिए हम बॉन्ड लेंथ को, अब देख लो कि बॉन्ड लेंथ कहाँ से कहाँ जा रही है, कि बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड एनर्जी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी, जितनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी स्टेबिलिटी भी उतनी कम होगी। ठीक है, तो अब बॉन्ड लेंथ कैसे हो जाती है, तो जिस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर sp2, फिर sp हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2, फिर sp। या हम बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक हो गया। आगे जब इतना क्लियर हो गया तो हम बॉन्ड एनर्जी को भी देख सकते हैं कि अगर जो कहीं पे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, फिर sp2, फिर sp ऑर्बिटल। ठीक हो गया, तो इतना क्लियर हो गया होगा सभी को समझ में। एक चीज़ और आती है इसी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इसे बोलते हैं एस कैरेक्टर, इसमें एक टर्म आता है। ठीक, अगर जो हम sp3 मोल हाइब्रिडाइज किसी एटम की बात करें तो उसमें एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, मतलब हमें एस का परसेंटेज इसमें निकालना है। तो एस का परसेंटेज कितना रहा है, 25%। ठीक है, 4 में से 1/4। ठीक, दूसरा sp2 में 33.3% और sp में 50%। ठीक है, ये एस कैरेक्टर हुआ। अब इसे और समझें, एस कैरेक्टर समझ गए ना कि यहाँ एस का भाग कितना है। ठीक हो गया, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। न्यूक्लियस के नज़दीक होता है तो ये क्या करता है, ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। ठीक है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर जो किसी एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp2 और फिर sp3 ऑर्बिटल। ठीक हो गया, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था। अगर जो मैं कहीं पे बोल दूँ कि मेरे पे 2 मॉलिक्यूल हैं CH3 ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, पहला वाला है एथेन, दूसरा वाला एथीन, तीसरा वाला एथाइन। तो इनमें पहली चीज़ अगर जो मैं निकालना चाहूँ कि इनमें बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो अभी हमने पढ़ा जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन देख लें, इथेन में sp3 है, दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं। एथीन में sp2 या sp और sp। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन कार्बन के बीच में, एथेन फिर एथीन फिर इथाइन। ठीक है, समझ ना। दूसरा बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी के लिए हमने क्या पढ़ा था, sp हाइब्रिडाइजेशन जहाँ मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी वहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, इथाइन फिर एथीन फिर इथेन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, इथाइन के कार्बन की सबसे ज़्यादा होगी। तो इथाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर एथीन फिर इथेन की। ठीक है, तीनों के स्ट्रक्चर की बात करो, स्ट्रक्चर तो पहला स्ट्रक्चर किसका, इथेन का। तो इथेन के दोनों कार्बन क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है, दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो क्या हो जाएगा इसमें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा इथेन में। ठीक है, और नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपका सिग्मा एंड
पाई बॉन्ड खुद से कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, ठीक है। अगला आएगा इथीन, इथाइन, तो हम बता सकते हैं क्या, एथीन है, स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ये खुद से काउंट करना, और ये होगा लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास खत्म होता है बॉन्डिंग। अगर जो हम बॉन्डिंग नहीं समझेंगे तो आगे हमें रिएक्शंस पे समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, अगला टॉपिक देखेंगे क्लासिफिकेशन और नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।